एक कभी ना भूलने वाली शाम मोरबी त्रासदी सामने आती है। कैलेंडर पर तारीख थी 30 अक्टूबर 2022। शायद किसी भी और दिन जैसा ही एक दिन, लेकिन यह ऐसा नहीं रहने वाला था। गुजरात के एक कस्बे मोरबी में शाम घिर आई थी। परिवार बाहर थे, दिवाली के त्योहार की रौनक अभी बाकी थी, उसी का आनंद ले रहे थे। मच्छू नदी पर बना मशहूर सस्पेंशन ब्रिज एक लोकप्रिय आकर्षण था। किसी को क्या पता था कि तबाही घात लगाए बैठी है। हवा जो हंसी ठाकों से भरी थी, जल्द ही चीखों से भर जाने वाली थी। खुशी का दिन एक अकल्पनीय भयावहता और राष्ट्रीय शोक की रात में बदलने वाला था। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसका होना तय लग रहा था। यह पुल एक औपनिवेशिक काल की संरचना, गर्व का स्रोत था, लेकिन शायद गर्व ने सावधानी पर पर्दा डाल दिया था। बाद में रिपोर्ट्स में अनदेखी चेतावनियों और व्यवस्थागत चूकों की एक लंबी सूची सामने आई। उस दुर्भाग्यपूर्ण रविवार को, जब सैकड़ों लोग उस संकरे रास्ते पर जमा थे, पुल टूट गया। वह चरमराकर गिर गया और कई बेखबर लोगों को नीचे अंधेरे पानी में गिरा दिया। त्योहार की रोशनी भी उस अफरा तफरी और निराशा को कम न कर सकी। तत्काल बाद का दृश्य पूरी तरह से घबराहट भरा था। लोग पुल के टूटे हुए हिस्सों से लटके हुए थे, दूसरे नदी में संघर्ष कर रहे थे। बचाव कार्य शुरू हुए, समय के खिलाफ एक हताश दौड़। पूरा देश दहशत में देख रहा था, जैसे जैसे त्रासदी का पैमाना सामने आया। यह कैसे हो सकता था? कौन जिम्मेदार था? ये सवाल पूरे देश में गूंजने लगे, जवाब मांगते हुए। त्योहारों का मौसम एक बहुत बड़ी मानव निर्मित आपदा से बेरहमी से बाधित हो गया था। 30 अक्टूबर की रात भारत की सामूहिक स्मृति में अंकित हो गई। ये जीवन की क्षण भंगुरता की एक कठोर याद थी। यह कथित लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक भी बन गई। यह ढहना सिर्फ स्टील और केबल गिरने के बारे में नहीं था, यह विश्वास के गिरने के बारे में था। यह एक ऐसी व्यवस्था के बारे में था जो अपने नागरिकों के लिए विफल रही। जवाबों की तलाश और न्याय की तलाश अभी शुरू ही हुई थी। पीछे रह गए लोगों के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा। साम्राज्य की गूंज, पुल की कमजोर विरासत। झूलतो पुल या झूलता हुआ पुल सिर्फ नदी पार करने का एक साधन नहीं था। यह ब्रिटिश भारत का एक अवशेष था जो 19वीं सदी में बनाया गया था। पीढ़ियों से यह अपने समय का एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता रहा था। यह एक बीते युग का प्रमाण था। यह पुल मोरबी की पहचान का एक अभिन्न अंग था, एक मनोरम स्थल। टूरिस्ट्स और स्थानीय लोग समान रूप से इसके हल्के झूले, इसके ऐतिहासिक आकर्षण का अनुभव करने के लिए आते थे। यह एक ऐसी संरचना थी जो न केवल नदी के दो किनारों को, बल्कि वर्तमान को अतीत से भी जोड़ती थी। हालांकि यह पुल पुराना था, बहुत पुराना। संरचनाएं जीवित प्राणियों की तरह पुरानी होती हैं। उन्हें देखभाल, रखरखाव और उनकी सीमाओं के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। क्या यह सम्मान दिखाया गया? यह पुल एक सस्पेंशन ब्रिज था, एक ऐसा डिजाइन जिसके केबल्स और एंकर्स के लिए सावधानी पूर्वक रखरखाव की आवश्यकता होती है। यदि आधुनिक इंजीनियरिंग परिश्रम के साथ प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो इसके पुराने आकर्षण में भी स्वाभाविक कमजोरियां थीं। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी एक गंभीर जिम्मेदारी थी, विरासत को संरक्षित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य। औपनिवेशिक संरचना का आकर्षण निर्विवाद था। यह भीड़ खींचता था, खासकर छुट्टियों के दौरान। ढहने से कुछ ही दिन पहले महीनों के कथित नवीनीकरण के बाद पुल का फिर से खुलना उत्साह के साथ मिला था। लोग एक बार फिर इसके ऐतिहासिक रास्ते पर चलने के लिए उत्सुक थे। लेकिन क्या यह उत्साह सुरक्षा की झूठी भावना पर आधारित था? क्या नवीनीकरण पूरी तरह से किया गया था, या वे सिर्फ एक ऊपरी लीपापोती थे? अनदेखी की गई गहरी समस्याओं पर एक खतरनाक दिखावा। पुल का इतिहास, जो गर्व का स्रोत था, अब दुख का भारी बोझ उठाए हुए था। झूलता हुआ पुल आखिरी बार झूला था, अपने साथ कीमती जाने ले गया। इसके ढहने से इस बारे में असहज प्रश्न उठे कि हम अपनी विरासत संरचनाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या वे सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, या वे जिम्मेदारियां हैं जिनके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है? साम्राज्य की गूंज, जो कभी इतिहास की फुसफुसाहट थी, अब पीड़ितों की चीखों से गूंजती थी। जो खो गया था, उसकी एक भयावह याद। विफलताओं का सिलसिला, लापरवाही का विश्लेषण। पुल सिर्फ उम्र या किसी दैवीय घटना के कारण नहीं गिरा। सामने आए सबूतों ने मानवीय भूलों की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया। नवीनीकरण का कार्य, जो एक प्राइवेट फर्म ओरेवा ग्रुप को सौंपा गया था, जांच का केंद्र बिंदु बन गया। यह कंपनी मुख्य रूप से घड़ियां और ई-बाइक बनाने के लिए जानी जाती थी। क्या उनके पास इतने महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञता थी? गैप 2S टेंडरिंग प्रक्रिया,
ठेकेदारों की योग्यता और नगर निगम अधिकारियों द्वारा निगरानी या उसकी कमी पर सवाल उठे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की रिपोर्ट ने बाद में एक निंदनीय तस्वीर पेश की। इसमें जंग लगे केबल्स का जिक्र था, जो एक बुनियादी दोष था। सोचिए, पुल की नसें ही कमजोर थीं, जंग से खाई हुई 49 मुख्य केबल्स में से चौंकाने वाली बात यह है कि 22 कथित तौर पर पहले से ही खराब हो चुके थे। कुछ तो अंतिम टूट से पहले ही टूटे हुए थे। नए फ्लोरिंग ने स्पष्ट रूप से इसके मुख्य घटकों को पर्याप्त मजबूती दिए बिना संरचना का डेड वेट बढ़ा दिया था। यह सिर्फ चूक नहीं थी, यह तबाही का नुस्खा था। इसके अलावा मरम्मत कार्य के दौरान अपनाए गए तरीकों पर सवाल उठाए गए। क्या स्थापित इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल का पालन किया गया था? क्या योग्य पेशेवरों द्वारा संरचनात्मक मूल्यांकन किए गए थे? SIT के निष्कर्षों ने व्यावसायिकता की एक चिंताजनक कमी का सुझाव दिया। पुराने जंग लगे सस्पेंशन केबल्स को नए के साथ वेल्डिंग करना एक गंभीर त्रुटि के रूप में बताया गया। ऐसी प्रथाएं जिम्मेदार ब्रिज इंजीनियरिंग में अनसुनी हैं। ऐसा लगा जैसे पुल की किस्मत गलत सूचना पर आधारित फैसलों और घटिया कारीगरी की एक श्रृंखला द्वारा तय हो गई थी। पुल को नागरिक अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था। यह महत्वपूर्ण सुरक्षा जांच, एक अनिवार्य कदम, स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। इतनी जल्दी क्यों थी? इस समय से पहले उद्घाटन को किसने अधिकृत किया? मोरबी नगर पालिका स्वयं अपनी कथित निष्क्रियता और नवीनीकरण परियोजना की पर्याप्त निगरानी करने में विफलता के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गई। यह एक व्यवस्थागत विफलता थी। प्राइवेट ठेकेदार से लेकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकाय तक। इस लापरवाही का विश्लेषण जटिल था, फिर भी अपने परिणामों में दुखद रूप से सरल था। संख्याओं का बोझ, भीड़ भाड़ और आधिकारिक रिपोर्ट्स। त्रासदी के दिन 30 अक्टूबर 2022 को पुल पर खतरनाक रूप से भीड़ भाड़ थी। SIT रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि उस दिन आश्चर्यजनक रूप से 3165 टिकट बेचे गए थे। यह पुल, एक पतला औपनिवेशिक काल का ढांचा, इतने भारी केंद्रित भार को सहन करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और उस दिन के वीडियोज ने पुल को लोगों से खचाखच भरा दिखाया, जो इसकी सुरक्षित भार वहन क्षमता से कहीं ज्यादा था। ऐसा लगता था कि कोई भीड़ नियंत्रण उपाय मौजूद नहीं थे। कोई भी पुल पर एक समय में अनुमत लोगों की संख्या को सीमित करने वाला नहीं था। नए खुले पुल का आकर्षण, खासकर दिवाली की छुट्टियों के दौरान, भारी भीड़ खींच लाया। लेकिन आगंतुकों में इस अनुमानित वृद्धि के लिए पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां नहीं बरती गईं। लोगों की आमद को प्रबंधित करने के लिए कौन जिम्मेदार था? पुल संचालन का प्रबंधन करने वाली प्राइवेट कंपनी ओरेवा ग्रुप ने टिकट बेचे। क्या उन्होंने सुरक्षा पर राजस्व को प्राथमिकता दी? प्रवेश बिंदु पर नियमन की कमी एक महत्वपूर्ण विफलता थी, जिसने सीधे तौर पर उस विनाशकारी ओवरलोड में योगदान दिया जिसे पहले से ही कमजोर ढांचा सहन नहीं कर सका। SIT की 5000 पन्नों की रिपोर्ट, जो अक्टूबर 2023 में गुजरात हाई कोर्ट में जमा की गई थी, ने इन कठोर तथ्यों को उजागर किया। यह सिर्फ जंग लगे केबल्स या दोषपूर्ण मरम्मत नहीं थी। पुल पर लोगों की भारी संख्या ने अंतिम उत्प्रेरक के रूप में काम किया। रिपोर्ट ने प्रशासनिक चूकों और मोरबी नगर पालिका के तत्कालीन मुख्य अधिकारी और अन्य अधिकारियों की निष्क्रियता पर प्रकाश डाला। इसने जिम्मेदारी के एक सामूहिक त्याग की ओर इशारा किया, जहां चेतावनी के संकेतों को या तो अनदेखा किया गया या जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। आंकड़े एक भयावह कहानी बताते हैं। 135 जानें गईं, कई और घायल हुए। प्रत्येक संख्या एक इंसान, एक बिखरे हुए परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। 3165 टिकट बिकने का आंकड़ा सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह एक आरोप है। यह उस लापरवाही को रेखांकित करता है जिसके कारण यह त्रासदी हुई। आधिकारिक रिपोर्ट्स ने पुष्टि की कि जिसकी कई लोगों को आशंका थी, यह कोई अपरिहार्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक रोकी जा सकने वाली आपदा थी, जो संरचनात्मक क्षय और अनियंत्रित मानवीय गतिविधि के घातक संयोजन से पैदा हुई। और यह सब उन लोगों की निगरानी में हुआ जिन्हें बेहतर पता होना चाहिए था। सेक्शन 5, खामोश चीखें। मोरबी पीड़ितों की अंतहीन पीड़ा। मृत्यु और चोट के आंकड़ों से परे गहन मानवीय पीड़ा का एक परिदृश्य है। उन 135 व्यक्तियों के परिवारों के लिए जो उस अक्टूबर की शाम को मारे गए, जीवन हमेशा के लिए बदल गया। पीड़ितों में कई महिलाएं और बच्चे थे। उनकी हंसी एक पल में खामोश हो गई। नरेंद्र परमार ने अपनी 10 साल की बेटी खो दी। कुसुम राठौड़ ने अपने 19 साल के बेटे को खो दिया। ये सिर्फ नाम नहीं है,
ये टूटे हुए सपनों, छीने गए भविष्य और एक ऐसे शून्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। ये ट्रॉमा उनके जीवन में लगातार असर डाल रहा है। बचे हुए लोग भी गहरे घाव लिए हुए हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों। कई लोगों ने मच्छू के गंदे पानी में अपने जीवन के लिए संघर्ष किया, ऐसी भयावहता देखी जो उनके जागते हुए घंटों को परेशान करती है और उनकी नींद में खलल डालती है। जीवित रहने की खुशी अक्सर सर्वाइवर गिल्ट और ठीक होने की लंबी कठिन यात्रा से ढक जाती है। कुछ के लिए, जैसे कुसुम राठौड़, मेंटल हेल्थ पर इसका गंभीर असर पड़ा है उस दिन की एक निरंतर याद जब उनकी दुनिया बिखर गई थी। त्योहारों का समय, जो कभी उत्सव का समय होता था, अब दुह का ट्रिगर बन गया है। पीड़ितों की कहानियां लापरवाही की मानवीय कीमत का प्रमाण है। बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता ने अपना एकमात्र सहारा खो दिया, पूरे परिवार तबाह हो गए। ये व्यक्तिगत त्रासदियां अक्सर कानूनी लड़ाइयों और राजनीतिक बहसों के शोर में खो जाती हैं, लेकिन यह उनका दर्द, उनकी खामोश चीखें हैं जो हमारे ध्यान और सहानुभूति की मांग करती हैं। उनके जीवन उस पुल के ढहने से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, एक ऐसा पुल जो खुशी का प्रतीक होना चाहिए था, न कि मौत का अग्रदूत। भले ही मुआवजा कई लोगों को दिया गया है, लेकिन कोई भी धनराशि वास्तव में किसी प्रियजन के खोने या दर्दनाक यादों को मिटा नहीं सकती। परिवार दुहक, क्रोध और न्याय की तीव्र इच्छा से जूझ रहे हैं। वे सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि जवाबदेही चाहते हैं। उनका संघर्ष एक मार्मिक अनुस्मारक है कि एक समाज का सच्चा माप इस बात में निहित है कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों की पीड़ा पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और यह कैसे सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि ऐसी त्रासदियां दोबारा न हों। सेक्शन 6 कटघरे में त्रासदी के आरोपी व्यक्ति। आपदा के बाद ध्यान अनिवार्य रूप से जवाबदेही पर गया। सुरक्षा और निगरानी में घातक चूक के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे? पुलिस जांच में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें ओरेवा ग्रुप, पुल के नवीनीकरण और संचालन का काम करने वाली कंपनी के मैनेजर्स शामिल थे। मरम्मत कार्य में शामिल सब कॉन्ट्रैक्टर्स, टिकट बुकिंग क्लर्क और घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को भी गिरफ्तार किया गया। उनकी भूमिकाएं बड़ी या छोटी घटनाओं की श्रृंखला में योगदान करती हैं। आरोपियों में एक महत्वपूर्ण नाम ओरेवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल का था। जनवरी 27, 2023 को दायर पहली चार्जशीट में शुरू में उन्हें फरार बताया गया था। हालांकि पटेल ने अंततः जनवरी 31, 2023 को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 2023 में उनके खिलाफ एक अलग चार्जशीट दायर की गई। पुल के लिए जिम्मेदार कंपनी के प्रमुख के रूप में उनकी कथित दोषिता कानूनी कार्यवाही और जनता के गुस्से का केंद्र बिंदु बन गई। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत थे, जिनमें गैर इरादतन हत्या धारा 304 और मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य धाराएं 336, 337 और 338 शामिल हैं। ये गंभीर आरोप हैं जो उनकी कथित लापरवाही के परिणाम की गंभीरता को दर्शाते हैं। कानूनी लड़ाई उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की सीमा निर्धारित करने वाली थी। जनता त्वरित न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि कानून दोषियों को जवाबदेह ठहराएगा। आरोपी व्यक्तियों की सूची में जयसुख पटेल के अलावा दीपक पारेख और दिनेश दवे, ओरेवा मैनेजर्स और अन्य जैसे मनसुख टोपिया, महादेव सोलंकी, अल्पेश गोहिल, मुकेश चौहान, दिलीप गोहिल, प्रकाश परमार और देवांग परमार के नाम शामिल हैं। प्रत्येक नाम एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसके कार्य या निष्क्रियता जांच के दायरे में है। जांच यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उनके फैसलों या उनकी कमी ने कैसे उस पुल को, उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को मौत का जाल बना दिया, सैकड़ों लोगों के विश्वास को धोखा दिया। सेक्शन 7 न्याय में देरी, न्याय से इनकार, कानून की धीमी चाल। मोरबी पुल ढहने के पीड़ितों के लिए न्याय का मार्ग देरी और निराशाओं से भरा रहा है। मई 2025 तक त्रासदी के 2.5 साल से ज्यादा समय बाद भी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं। कानूनी कार्यवाही की यह धीमी गति पीड़ित परिवारों के लिए पीड़ा का स्रोत रही है, जो समापन और जवाबदेही के लिए तरस रहे हैं। न्याय के पहिए, ऐसा लगता है, इस हाई प्रोफाइल मामले में बेहद धीमी गति से घूम रहे हैं। उन लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं जिन्होंने अथाह नुकसान उठाया है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसने आलोचना को जन्म दिया वह यह था कि मामले के सभी 10 आरोपी, जिनमें ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल भी शामिल हैं, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 22,
2024 को जमानत दे दी थी। हालांकि शुरू में मोरबी जिले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी, बाद में इस शर्त में ढील दी गई। मुख्य आरोपी को स्वतंत्रता दिए जाने का दृश्य भले ही सशर्त हो, प्रभावित परिवारों के लिए न्याय की उनकी तलाश के साथ सामंजस्य बिठाना मुश्किल रहा है। पीड़ितों की परेशानी को बढ़ाते हुए जयसुख पटेल को कथित तौर पर 15 नवंबर 2024 को पाटीदार समुदाय द्वारा आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया था। ये कार्यक्रम, जो कथित तौर पर उनके दिवंगत पिता को सम्मानित करने के लिए था, कई लोगों द्वारा असंवेदनशील और मरने वालों की स्मृति का अपमान माना गया। इस तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन, भले ही उनका इरादा कुछ और हो, अनजाने में शोक संतप्त लोगों के घावों को गहरा कर सकते हैं। वे कथित लापरवाही के कारण हुई त्रासदी के पैमाने के सामने सामाजिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हैं। आरोप तय करने में देरी का कारण आंशिक रूप से पीड़ित संघ द्वारा दायर आवेदनों को बताया गया है, जिसमें आगे की जांच और हत्या के अधिक कड़े आरोप आईपीसी धारा 302 को शामिल करने की मांग की गई है। हालांकि ये कानूनी दांव पेंच न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन वे लंबी समय रेखा में योगदान करते हैं। पीड़ित और उनके वकील एक संपूर्ण और निष्पक्ष सुनवाई के लिए जोर दे रहे हैं। उम्मीद है कि देरी अंततः न्याय को कमजोर या अस्वीकृत नहीं करेगी। इंतजार जारी है। पहले से ही दुखी दिलों पर एक भारी बोझ। सेक्शन 8 संवेदनाओं से परे सच्ची क्षतिपूर्ति का प्रश्न। त्रासदी के बाद मृतकों के परिवारों और घायलों को मुआवजा प्रदान किया गया। यह एक मानक प्रतिक्रिया है, एक आवश्यक तत्काल कदम। राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की और अदालतों ने भी ओरेवा ग्रुप को योगदान देने का निर्देश दिया। ओरेवा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों और जीवित बचे पीड़ितों को 12,000 रुपये मासिक भुगतान का प्रस्ताव दिया और त्रासदी में अनाथ हुए या माता पिता खोने वाले बच्चों के शैक्षिक खर्चों को कवर करने की भी पेशकश की। इन उपायों का उद्देश्य कुछ वित्तीय राहत प्रदान करना है। हालांकि क्या मौद्रिक मुआवजा कभी वास्तव में खोए हुए मानव जीवन के मूल्य या जीवन भर सहे गए सदमे के बराबर हो सकता है? कई परिवारों के लिए वित्तीय सहायता हालांकि सहायक है, न्याय और जवाबदेही की उनकी मांग के सामने गौण है। एक याचिकाकर्ता जिसने 2 रिश्तेदारों को खो दिया था, ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए, स्थायी रूप से विकलांग लोगों के लिए 50 लाख रुपए और घायलों के लिए 20 लाख रुपए की मांग की। ऐसी मांगे नुकसान के भारी पैमाने और इस तरह की गहन पीड़ा के सामने प्रारंभिक प्रस्तावों की कथित अपर्याप्तता को दर्शाती हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मुआवजे के पहलू की देखरेख में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसने ओरेवा ग्रुप के ट्रस्ट को वादा किए गए भुगतानों के वितरण के लिए एक स्पष्ट तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है कि जिम्मेदार प्राइवेट संस्था पीड़ितों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करे। फिर भी सवाल बना हुआ है, सच्ची क्षतिपूर्ति क्या है? क्या यह सिर्फ वित्तीय है या इसमें गलत काम की स्वीकृति, व्यवस्थागत सुधार और यह गारंटी शामिल है कि ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होगी? पीड़ितों के लिए सच्ची क्षतिपूर्ति बैंक ट्रांसफर से कहीं ज्यादा है। इसमें जिम्मेदार लोगों को उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जवाबदेह ठहराया जाना शामिल है। इसमें यह जानना शामिल है कि सबक सीखे गए हैं और इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। मासिक भुगतान और शैक्षिक सहायता महत्वपूर्ण है, लेकिन वे एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। समुदाय के लिए उपचार प्रक्रिया न्याय की खोज और भविष्य की सुरक्षा के आश्वासन से जुड़ी है। ऐसे तत्व जिन्हें सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सेक्शन 9 मोरबी के जख्म त्रासदी में निहित सबक, बदलाव की मांग। मोरबी पुल हादसा एक ऐसी त्रासदी है जो पूरे देश के लिए एक कठोर, स्थायी सबक के रूप में काम करनी चाहिए। ये सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, खासकर पुराने, के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करता है, चाहे उसकी उम्र या ऐतिहासिक महत्व कुछ भी हो। यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि हम पुरानी संरचनाओं का प्रबंधन और रखरखाव कैसे करते हैं, इसमें पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना कि विशेषज्ञ इंजीनियरिंग मूल्यांकन, न कि व्यावसायिक हित, उनकी परिचालन फिटनेस तय करें। खोई हुई जानें मांग करती हैं कि हम सीखें और निर्णायक रूप से सीखें। मुख्य सबक में से एक स्पष्ट जवाबदेही संरचनाओं की अनिवार्य आवश्यकता है। जब प्राइवेट संस्थाओं को सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन का काम सौंपा जाता है, तो सरकारी निकायों द्वारा मजबूत निगरानी तंत्र अनिवार्य है। मोरबी नगर पालिका की कथित विफलताएं,
पुल के नवीनीकरण और फिर से खोलने की पर्याप्त निगरानी करने में एक व्यवस्थागत कमजोरी को उजागर करती है। ऐसी चूकों के लिए परिणाम होने चाहिए न सिर्फ प्राइवेट ठेकेदार के लिए बल्कि उन सरकारी अधिकारियों के लिए भी जो नागरिकों के प्रति अपनी देखभाल की ड्यूटी में विफल रहते हैं। इसके अलावा ये त्रासदी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुबंध देने में पारदर्शी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल देती है। विशेषज्ञता और एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड विशिष्ट क्षेत्र में प्राथमिक मानदंड होने चाहिए, न कि सिर्फ सबसे कम बोली या अन्य विचार। एक सदी पुराने सस्पेंशन ब्रिज के नवीनीकरण का काम ऐसी कंपनी को सौंपने का निर्णय जिसके पास इस तरह के विशेष इंजीनियरिंग कार्य का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, पीछे मुड़कर देखने पर एक विनाशकारी गलत निर्णय था। इसे बदलना होगा और इसके लिए सख्त जांच और योग्यता आवश्यकताओं की जरूरत है। अंततः मोरबी के जख्म हमें अपने सामाजिक मूल्यों के बारे में कठिन सवाल पूछने के लिए मजबूर करते हैं। क्या हम मुनाफे और सुविधा पर मानव जीवन को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के इच्छुक हैं, भले ही इसका मतलब असुविधा या अतिरिक्त लागत हो? मोरबी पीड़ितों के लिए न्याय की मांग भी व्यवस्थागत बदलाव की मांग है। एक ऐसा बदलाव जो यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक सुरक्षा से कभी समझौता न हो। भविष्य में मोरबी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ संवेदना और मुआवजे से कहीं ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव, सतर्कता और सभी स्तरों पर जवाबदेही के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उन 135 आत्माओं की स्मृति इससे कम कुछ नहीं मांगती।